सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्रेष्ठ मोटो ब्लॉग्स। सो आज जो बाइक हम आपके लिए लेके आए हैं ये है NS200 बजाज की, जो कि है BS3 मॉडल 2019 का। सो आज इस बाइक का हम लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। सो देखिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, सिनेमैटिक्स देखिए। सो भाई, इस बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है। जो इनके ओनर है, पहले आपको उनसे मिला देते हैं। वैसे वो मेरे बहुत ही जिगरी फ्रेंड है, जिन्हें कह सकते हैं। हेलो आर्यन भाई। हेलो, जय श्री राम सारे भाइयों को। जय श्री राम भाई। सो आर्यन भाई, पहले ये बताइए, ये बाइक आपने ली कब थी? मैंने ये 2019 के कोविड से पहले 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में ली थी मैंने ये बाइक। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस भाई। वैसे भी आपने बाइक को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है। जिस हिसाब से अगर इस बाइक को देखा जाए ना, इतने लॉन्ग टर्म के अंदर ना लोग अपनी बाइक को सेल आउट कर देते हैं एंड नई बाइक खरीदते हैं, बट रेदर देन हमारे इन भाई ने इस बाइक को इतना सही मेंटेन किया है एंड बहुत ही नाइसली एंड बहुत नीट है बाइक। सो आर्यन भाई, पहले ये बताइए कि आपने इसमें आफ्टर मार्केट वर्क क्या क्या करा रखा है, जो कि स्टॉक बाइक से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आफ्टर मार्केट ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बस इसमें एक तो ये इंडिकेटर अलग से डलवाए थे और ये यूजलेस है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, सस्ते वाले मैंने डलवाए थे। अच्छा, हर 6 महीने में महीने भर में चेंज कराने पड़ते हैं। ओके। ऊपर से यहाँ पे आप एक दो स्विच देख रहे होंगे। जी, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये हैज़ार्ड का लगवाया था मैंने। और ये मैंने इसका जो फ़ैन होता है कूलिंग सिस्टम वाला, उसके लिए मैंने स्विच लगवाया था, क्योंकि हीट ज़्यादा होती थी। 90 डिग्री पे इसका फ़ैन ऑन होता था। ओके तो तब तक का मैंने वेट नहीं करा, मैं जाम में खुद ही खोल लेता था इसको। ओके, तो मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हो, जब ट्रैफिक जैम होता था तो आपकी बाइक बंद हो जाती थी ओवर हीट के इशू की वजह से? नहीं हुई कभी, लेकिन खुद पैरों में गर्मी लगने लग जाती, तो खुद के लिए इसलिए आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए फैन का स्विच लगवा लिया, राइट? दैट्स गुड, रहेगा उतनी लाइट। राइट, वही चीज़ जितनी। सेकंड चीज़ आप यहाँ से देखोगे, ये मैंने हेडलाइट इसकी आफ्टर मार्केट नाइट आई डलवा रखी है। ओके, हाँ, क्योंकि शायद जो ये होती है NS200, इसके अंदर जो हेलोजन आते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, राइट? हाँ, बाइक इंडीड बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है बाइक के अंदर, डिज़ाइन बहुत अच्छा है अपने सेगमेंट। हल्के ग्राफिक्स देख रहे होगे। राइट राइट। ये भी आफ्टर मार्केट ही है, क्योंकि इस पे मैंने टेपिंग कराई थी, वो टेपिंग निकालनी पड़ गई थी। हाँ, लीगली पता है कि राइट, फिर गवर्नमेंट के रूल्स हमें माननी पड़ेंगे, अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन स्टिल आपने जो टेपिंग करा रखी है जितनी है बहुत सुंदर लग रही है। NS ये अलग हट के लग रही है एंड स्टिल कह सकते हैं बाइक बहुत अच्छी है। कि आप देख सकते हो, शायद पहली बाइक थी जो लिक्विड कूल्ड आ रही है। इसके सेगमेंट में हम कितनी बाइक देखेंगे जो कि ऑयल कूल्ड आती हैं एंड एयर कूल्ड आती हैं, बट शायद ये फर्स्ट बाइक थी ड्यूक से पहले जो एयर कूल्ड आ रही थी, राइट? सो आर्यन भाई, ये बताइए आपने इसके मेंटेनेंस में कितना खर्च किया? मतलब बाइक कैसी है मेंटेन करना है? काफ़ी एक्सपेंसिव है या फिर यूज़र फ्रेंडली है कि बंदा ओन करेगा तो मेंटेन कर पाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, बजाज की बाइक है, बजाज पल्सर एक बहुत ही ज़्यादा नोन ब्रांड है। तो फिर ये इसमें सबसे अच्छा इसका मेरिट यही है, इसे लेने का एक प्रो जिसे कह सकते हैं हम। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सबसे कम है। कि हर 5000 पे सर्विस रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो इसका ऑयल चेंज होता है वो हर 10,000 किलोमीटर पे होता है। अच्छा, वो काफ़ी अच्छी बात है कि ओनर को काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली बाइक के अगर अंदर। आप इसकी नॉर्मल जो माइनर सर्विसेज हम कहते हैं हर 5000 किलोमीटर पे होती है, उस पर ऑयल चेंज नहीं होता है आपका, तो फिर अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इसमें। ओके, ये तो बड़ी लगभग अच्छी चीज़ इसकी निकाली है। 800 की सर्विस हो जाती है और 10,000 किलोमीटर पे वही 1000-2000 की बैठती है इंजन ऑयल को, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल ऐड हो जाता है। सेकेंडली इसका एयर फिल्टर भी हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराता हूँ मैं। और इसका स्पार्क प्लग अभी लगभग 5-4 किलोमीटर पहले कराया था, मतलब 35,000 किलोमीटर आराम से चल गए थे। और इसमें टायर की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि इसके टायर बहुत जल्दी जाते हैं। अब ये चलाने वालों के ऊपर होता है। अब जैसे आप यहाँ पे आके देखेंगे, मैंने 150 सेक्शन रेडियल टायर करवा रखा है इसमें C8 का 150 सेक्शन का, ये रहा। हाँ जी, दिख गया। हाँ जी, तो फिर ये भी देखिए, यहाँ से भी पूरा ख़त्म हो चुका है। ये दिखाइए कि ये बर्नआउट वगैरह हम थोड़ा बहुत करते रहते हैं हवाबाजी के लिए, तो फिर ये देखिए यहाँ से बर्नआउट हो गया और साइड से रह गया। हाँ, ये तो होता ही है। अब आपके पास बाइक है एंड आप एक नेकेड बाइक ओन करो तो ऑब्वियसली बर्न आउट नहीं करोगे एंड थोड़ा बहुत व्हील ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? सिंपली तो बाइक इवन चलाने के लिए भी नहीं है, राइट? अब वो शौक के ऊपर आप देख के करते हो कि कहाँ पे पब्लिक में ऑब्वियसली आप नहीं करते हो। जैसा मैंने आपको देखा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो आप, पब्लिक में आप करते भी नहीं होगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज़, इसमें एक क्लच प्लेट का और काम हुआ है।
वो भी अराउंड 35 to 40,000 किलोमीटर चेंज हुई थी, क्योंकि एक्चुअली इसे मेरे फादर भी ड्राइव करते हैं अपनी डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो फिर वो दो लोगों के हाथ में थोड़ी बाइक रहती हो ही जाता है, आपको पता है। हाँ समझ सकते हो चीज़, जब दो ओनर होते हैं तो दोनों के ड्राइविंग स्किल्स एंड उनका चलाने का वे अलग होता है, तो उस हिसाब से क्लच प्लेट जा सकती है, राइट। वो तो खर्चा है कि वो आपका आने आना है 30,000 40,000। अब आप वो बुलेट ले लो या फिर आप KTM ले लो, कोई सी बाइक लोगे, क्लच प्लेट का एक ना एक दिन तो आना ही आना है वो खर्चा, राइट आर्यन। सो आर्यन भाई, जब आप इसे चला चुके हो 60,000, तो आई होप कि आपको इसके काफ़ी कौन सा प्रॉन्स के बारे में पता होगा कि बाइक अच्छी है किन चीज़ों में एंड किन चीज़ों में काफ़ी बुरी है कि परेशान कर सकती है। तो बोलते हैं ना कि पहले बुरी चीज़ टेस्ट कर लेते हैं फिर अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। तो पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं इसके कि कॉन्स में क्या क्या है, बताइए। तो इसका सबसे पहला जो मुझे कौन लगा, जो हर एक बजाज की और पल्सर बाइक में होता है, कि इसकी वाइब्रेशंस। ओके। इसमें वाइब्रेशंस बहुत हैं और मतलब फील होती है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी वगैरह सब कुछ किसी पे दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ वाइब्रेशंस आपको फुट पैक 6000 RPM के बाद आपको हर जगह फील थोड़ी थोड़ी होने लगेगी। ओके। सेकंड इसका कौन लगा कि इसका जो मेनली वेट फोकस है वो फ्रंट की साइड है। आप ये मान लीजिए इस पर 70% ऑफ द वेट आगे वाले टायर पर रहता है और बचा हुआ 30% इस पर रहता है पीछे वाले टायर पर। तो इससे क्या होता है, आप किसी भी, जैसे कि आप एग्रेसिव ब्रेकिंग करते हैं, आपने आगे वाली ज़्यादा एग्रेसिव करी तो पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसको मतलब हर, ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी स्लिप मारता है इसका पीछे वाला टायर, बहुत जल्दी। ओके। इसकी सेगमेंट की आप बाकी बाइकों से कंपेयर करेंगे, अगर जैसे R15 हो गई और RS200 में भी सेम दिक्कत है, क्योंकि सेम उनका फ्रेम सेम है RS200 और उसका, बस फेयरिंग का ही फ़र्क है वो तो, राइट। फेयरिंग का ही फ़र्क है बस। हाँ, तो R15 वगैरह का भी तो उसमें 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर वो स्लिप नहीं मारती। ओके। और कोई आपको इसका कोई मेजर कौन लगाओ कि ऐसा है कुछ? ये दो कौन मेजर हैं, वो भी बहुत माइनर से कौन है, ऐसी कोई इसमें अभी तक दिक्कत नहीं है। ये 60,000 चली है, इसको मैं यहाँ से धनौल्टी भी लेके गया हूँ, ओके। से नैनीताल भी लेके गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, और ये -3 डिग्री सेल्सियस में भी फर्स्ट सेल्फ पे स्टार्ट हुई। वाह, दैट्स अ ग्रेट डील। सो आर्यन भाई, कॉन्स के बारे में तो बात कर लिया, जो बुरी चीज़ें थी वो पता चल चुकी हैं कि क्या क्या है, एंड जो भी वीडियो देख रहे हो ना आप, ये चीज़ें आपको अब ये भाई बता चुके हैं कि क्या दिक्कत आने वाली हैं जो होंगी, ठीक है। सो बात करते हैं अब इसके प्रोस के बारे में कि क्या क्या इसमें बेनिफिशियल है चीज़ें, क्यों किसी को ये बाइक लेनी चाहिए, बताइए भाई। तो इसके प्रोस की अगर हम सबसे पहले बात करें, एज ऑलवेज अगर कोई बंदा इसकी तरफ जा रहा है तो वो पक्का पावर को देख के ही जा रहा होगा। इसकी जो नई वाली इस टाइम आ रही है BS6 उसमें, और RS200 जिसकी नई वाली BS6 है, वो बस फेयरिंग का अंतर है, इंजन भी सेम है, और पहले ये कार्बोरेटेड आती थी, वो फ्यूल इंजेक्टेड आती थी। नई वाली BS6 में वो भी सेम कर दिया, तो इसकी पावर बेस्ट इन सेगमेंट है। ओके। अंतर ये है बस कि अगर इसे आप ड्यूक 200 और KTM 200 से कंपेयर करोगे तो उनका पिकअप ज़्यादा और टॉप स्पीड कम है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, पिकअप थोड़ा उनसे कम है। अब इसकी सेगमेंट की जैसे अपाची 200 हो गई, ये उससे पिकअप में भी और टॉप स्पीड में भी अच्छी है। तो अगर बात करें इसके सेकंड प्रो की, तो फिर इसमें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मुझे अभी तक तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। मैं यहाँ से ग्रेटर नोएडा अपने कॉलेजेस को लेके जा रहा हूँ आजकल, तो इसकी लगभग मुझे 35 से 38 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे दी है। सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशन, अगर कुछ ज़्यादा ही सिटी में आप चलते हैं, आपका सिटी में ही आना जाना है, तो आप 32 से 35 मान लीजिए। ये फ्यूल एफिशिएंसी 200 cc की बाइक के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब नई वाली जो आ रही है उसमें फ्यूल इंजेक्शन होना है, तो फिर जैसे कि वो तो कार्बोरेटेड है, तो फिर मैं बता पा रहा हूँ आपको, फ्यूल इंजेक्शन में आप मान लीजिए 2 to 3% का एक डिक्रीज आपको मिलेगा। पावर इससे शायद ज़्यादा अच्छी है, मैंने जहाँ तक सुना। सो आर्यन भाई, बात करें इसके थर्ड प्रॉन की, तो थर्ड प्रॉन क्या है इसका? इसका थर्ड प्रो ये है कि इसमें लिक्विड कूल इंजन आता है, सबसे बड़ी बात। तो इस सेगमेंट की अगर आप अपाची 200 से भी कंपेयर करेंगे, उसमें एक तो क्या कहते हैं ऑयल कूल इंजन आता है, और उसमें 5 गियर्स आते हैं, इसमें 6 गियर्स आते हैं, जो कि आपको हाईवे क्रूजिंग पे, मतलब इसकी क्रूजिंग अगर आप नॉर्मली लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे ले जाओ तो 70 to 80 आराम से क्रूज कर सकते हैं आप, कहीं नहीं लगेगा आपको बाइक स्ट्रगल करनी। ओके। और इसका एक ऑन बताना मैं भूल गया, जैसे कि आप इसे लॉन्ग राइड पे ले जाते हैं, इसकी पीछे पिलियन सीट, ये इसका काफ़ी मेजर ऑन लगा मुझे, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया था इसे देहरादून तक, धनौल्टी तक, तो जो हमारी लड़ाई हो रही थी कि कौन चलाएगा इसको, क्योंकि आगे वाली सीट तो आप तब भी देखिए काफ़ी सही बना रखी है, लेकिन इसकी हार्डनेस ये आप अलग से ऑटोमेटिक करा सकते हैं, ठीक, लेकिन ये एक मेजर कौन है कि लेकिन एज अ कंपनी जब स्टॉक आती है तो राइट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी बंदे को इरिटेट कर सकती है, राइट? ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है उसके लिए जो लॉन्ग ट्रिप पे। ओके। सो आर्यन भाई, ये बताइए, अब जब हमें इसके प्रॉन्स के बारे में पता चल गया है, कॉन्स के बारे में पता चल गया है, तो क्या आप किसी को ये बाइक 2023 में सजेस्ट करते हो? देखिए, अब बात रही इसे सजेस्ट करने की
इसका जो मैंने जिस टाइम पे से लिया था, इसका प्राइस चल रहा था 1,28,000। इस टाइम जो इसका प्राइस चल रहा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये 1,84,000 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है इस टाइम। तो अगर उस हिसाब से आप देखें, ऐसा नहीं है कि इसी का इंक्रीज़ हुआ है, सारी बाइक्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें अब आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपको बस पावर चाहिए, आवाज़ चाहिए, साउंड एंड पावर आपकी प्रायोरिटी, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़े लुक्स आपको अच्छे लगे, क्योंकि आप माने देखिए, आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि 2023-24 के हिसाब से इसके लुक्स थोड़े आउटडेटेड हो गए नई वाली के। काफ़ी इंप्रूव करा है उसमें भी, लेकिन थोड़े हैं। राइट। तो उसमें आप इसकी जगह एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं जो N250 आई है। उसमें पावर कम है, इससे पिकअप विकअप ज़्यादा हो भले उसमें, लेकिन पावर कम है और वो ऑयल कूल्ड है, 5 गियर्स है। उसकी तो बिल्कुल अलग बात हो गई, वो अलग से हम वीडियो आपको भी बता देंगे। लेकिन इसको अगर आप पावर और आपका साउंड प्रायोरिटी आप इसको रखिए, वरना लुक्स के लिए तो और भी ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये पर्सनल चॉइस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। श्रेयांश भाई, अब आप बताओ, आप कैसे कंसिडर करते हैं अगर आपके पास 1,84,000 कैश आपके हाथ में होता, आप इस बाइक को कंसिडर करते हैं 2023 में BS6 वाली? तो आर्यन भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बाइक अभी वैल्यू फॉर मनी है लेना या नहीं है, बाइक अच्छी है या नहीं है, तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा, हर किसी पर्सन की अपनी प्रायोरिटी होती है, राइट। किसी बंदे को क्रूज़र पसंद होती है, किसी बंदे को स्पोर्ट्स पसंद होती है, किसी बंदे को कम्प्लीटली फेयरिंग बाइक पसंद होती है, एंड वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। बट अगर मैं इस बाइक की प्राइस की बात करूँ, जैसा आप बता रहे हो, आपने इसे 128 के लिए लिया था 2019 में, एंड फिलहाल ये बाइक 1.80 की पड़ गया है। तो ऑल्दो हाँ, हम कह सकते हैं कि प्राइस क्वाइट हाई है, बट स्टिल अपने सेगमेंट में ये बाइक मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आप चेक करो, देखो इस प्राइस रेंज के अंदर आपके पास N200 आती है एंड अपाचे 200 आती है, एंड वो दोनों ही बाइक ऑयल कूल्ड है एंड उनमें 5 गियर्स है। ऑल्दो वी कैन से दैट उनके लुक्स थोड़े से अच्छे हैं, बट स्टिल आप इस बाइक को कंसिडर करो ना, लुक्स वो भी अच्छे हैं। ये आपको लिक्विड कूल्ड मिलती है, इसके अंदर 6 गियर्स है, इंक्लूडिंग दैट आप इससे लॉन्ग ड्राइव्स पर भी जा सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई आपको इस प्राइस रेंज के अंदर? 1.80 इज़ गुड एनफ फॉर दिस बाइक।